हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम राजकीय जो आय है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स और जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसी भी सरकार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको जनरली जो है बेहतर डाटा आपको देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं दो भाग में लेके आऊँगा, राजकीय आय का जो चैप्टर है उसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें का डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो छोटा छोटा रहेगा ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर पाए, मेरे साथ ही याद कर ले तुरंत, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार चीज़ों को जब पढ़े रहेंगे तो परीक्षा के समय अगर आप रिविजन करके जाते हैं तो आपको ये बहुत जल्द याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम बढ़ते हैं राजकीय आय की तरफ। तो वर्ष 2024-25 के लिए है ना, वर्ष 2024-25 के लिए SGDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान की बात कर रहा है। ठीक है, अग्रिम अनुमान की बात कर रहा है यहाँ, तो इसको देखते हैं। देखो, तो यहाँ याद रखेंगे वर्ष 2024-25 और 23-24 से हम कंपेयर करेंगे 24-25 में कितने की वृद्धि हुई उसको। तो अभी अगर वर्ष 2024-25 में बात करें तो प्रचलित भाव में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका अग्रिम अनुमान कितना है, 5,67,88,043 रुपया। ठीक है, ये प्रचलित भाव है, मतलब वर्तमान समय में जो बाजार मूल्य चल रहा है उस आधार पर। अगर स्थिर भाव में बात करूं, स्थिर भाव कहने का मतलब है कि एक बेस ईयर मानते, उस बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसको हम स्थिर भाव बोलते हैं। जैसे तो 3,29,75,231। इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, प्रचलित भाव और स्थिर भाव को। देखो, अपन जो है 2010 और 2011 और 12 को क्या माने, ये बेस ईयर माने, बेस ईयर अपन मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब 2011-12 में, ठीक है, जो SGDP था वो कितना था, है ना, वो कितना बोलते, मान लो वो कुछ लाख रुपए रहा होगा। ठीक है, मान लो वो 1 लाख रहा होगा, ऐसा समझते हैं अपन। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितना है। ठीक है, जैसे 2024-25 चल रहा है उस समय SGDP। ठीक है, तो इससे कंपेयर करते हैं। मान लो अभी जैसे 3,29,000 है, तो इससे ऐसे कंपेयर करके चलते हैं इससे। तो यहाँ से 1 लाख से 3 लाख आए तो कितने का वृद्धि हुआ उसको अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पेन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ, SGDP जैसे एक पेन है, तो पेन की कीमत 2011 में, ठीक है, एक पेन की कीमत 2011 में एक पेन 10 रुपये का। ठीक है, एक पेन कितने का है, 10 रुपये का। अभी 10 पेन अपन उत्पाद किए, एक पेन 10 रुपये का, कितना हो गया, 100 रुपये का अपन को GDP मिला, ऐसा अपन समझ सकते हैं। ठीक, अब मान लो कि अभी पेन का मूल्य बढ़ गया। ठीक है, पेन का मूल्य बढ़ गया तो 15 रुपये का हो गया एक पेन, और पेन का उत्पादन भी बढ़ा। पेन का उत्पादन कितना हो गया, 15 हो गया, और मूल्य भी 15 हो गया, तो कितना होगा ये 225। ठीक है, अगर वर्तमान समय में बात करें तो देखो, पेन की क्वांटिटी बढ़ी कितना, 5। पेन की क्वांटिटी कितना बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है, और मूल्य भी बढ़ रहा है, साथ में क्या बढ़ रहा है, इसका मूल्य भी बढ़ रहा है, तो ये 225 है। तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो 125 जो होगा अभी ये वर्तमान मूल्य होगा, मतलब प्रचलित भाव होगा। 125 क्या हो जाएगा, प्रचलित भाव। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो पेन की क्वांटिटी बढ़ी 5, है ना, GDP में किसको दिया जाता है, क्वांटिटी को गिना जाता है, तो ये बढ़ गई 5। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ी 5 और मूल्य मान लो 10 रुपये ही रहा। ठीक है, मूल्य भी जो है बेस ईयर से 10 रुपये ही रहा। बेस ईयर को जो ईयर मानते हैं 11-12, उस मूल्य को लेकर चलते हैं, तो ये 10 रुपये है। अब कितना बढ़ा, 150। तो इससे अगर कंपेयर करें तो हमारा GDP में जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ है ना, वो कितने का हुआ है, 50 का। ठीक है, कितना का ग्रोथ हुआ एक्चुअल में, 50 का। तो स्थिर भाव में आप जब कंपेयर करते हैं तो आपको एक्चुअल GDP का पता चलता है, इस बात को ध्यान रखना। 125 जो बताया वो क्या है, प्रचलित, अभी वर्तमान बाजार मूल्य में प्रचलित भाव, और ये जो 50 आपको मैं बताया वो स्थिर भाव है। ठीक है, इसको समझना, क्योंकि हम जो मूल्य लेके चल रहे थे 2011-12, उसी मूल्य को अभी लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्वांटिटी में कितना वृद्धि हुआ है, मतलब कितने लोगों को रोजगार मिला। क्वांटिटी बढ़ेगा किसी भी चीज का तो रोजगार भी बढ़ता है, तो इसको देखा जाता है। ठीक है, इसको देखा जाता है। तो ये 10 था, ये कितना हो गया, 15 हुआ, मतलब क्वांटिटी बढ़ा है 5 का,
तो उस 5 के कारण हमारा जीडीपी में कितना ग्रोथ आया उसको देखा जाता है। ठीक है, अगर ये भी बढ़ रहा है, मूल्य भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है उसका, तो एक्चुअल में प्रचलित भाव में आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये बेस ईयर से हो गया और ये करेंट ईयर से। ठीक है, तो वर्ष 2024-25 के लिए जो प्रचलित भाव है, ठीक है, कितना है, 5,67,88,043 रुपया, और स्थिर भाव में 3,29,75,231 रुपया। अगर हम 23-24 से कंपेयर करें तो प्रचलित भाव में 10.89% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, और अपन स्थिर भाव में अगर कंपेयर करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा 7.51% का इसमें क्या हुआ है, आपका वृद्धि हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं पहले इरेज कर दूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि 2024-25 के लिए स्थिर भाव पर। ठीक है, मतलब राज्य में जो जीडीपी में जो वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रवार वृद्धि, जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कितना कितना परसेंट की वृद्धि हुई उसको हम जानते हैं। तो 2024-25 के लिए स्थिर भाव में क्षेत्रवार वृद्धि जो है प्रतिशत पे अपन देखते हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र में ना अगर बात करें 23-24 से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी 5.38% की ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई है 24-25 में। ठीक है, 23-24 से कंपेयर करते हैं तो 24-25 में कितने की वृद्धि हुई है, 5.38% की वृद्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र में 6.92% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर 23-24 से कंपेयर करें तो, और सेवा के क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि हुई है। और टोटल जीडीपी में कितना की वृद्धि हुई है, तो 7.51% की टोटल जीडीपी में जो है वृद्धि हुई है, ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये आता ही आता है। तो आप याद रखेंगे कृषि के क्षेत्र में स्थिर भाव में 5.38% की वृद्धि, अगर उद्योग के बारे में बात करें तो 6.92% का, और सेवा में 8.54% का, और जीडीपी बाजार मूल्य में कितना है, 7.51% की ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है सेवा के क्षेत्र में, उसके बाद उद्योग के क्षेत्र में, उसके बाद कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अब भारत के क्षेत्रवार वृद्धि 2024-25 के लिए देखते हैं। ये तो हो गए छत्तीसगढ़ के लिए एसजीडीपी के बारे में बात की, एसजीडीपी है ना, स्टेट जीडीपी। अब ये हो गया अखिल भारतीय के लिए, भारत के लिए जीडीपी। ठीक है, तो भारत में अगर हम देखें तो 3.6% की वृद्धि होती है कृषि के क्षेत्र में। देखो कितना कम वृद्धि हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, अगर इंडिया में हम देखते हैं तो 3.6%। ठीक है, उद्योग में 6.2% की वृद्धि होता है, सेवा के क्षेत्र में जो है 7.2%। आपको सेवा के क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा जनरली। ठीक है, और जीडीपी के बारे में बात करते हैं, इंडिया का जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ, तो 6.4% का ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। ठीक, इस डेटा को आप याद रखेंगे इंडियन के टर्म में और आपके छत्तीसगढ़ के टर्म में, क्योंकि इंडिया के टर्म में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में सबसे कम ग्रोथ होता है, सेवा के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर, आपको लगभग सेवा के क्षेत्र में दोनों जगह 6.92 है, यहाँ 2 है, बस याद रखेंगे। ठीक है, और उद्योग के क्षेत्र में 6.2 और 9.2 है। सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगा 8.54, इधर 7.2। ठीक है, और टोटल जीडीपी में आप जो है ग्रोथ को याद रखेंगे 6.4% का इंडिया के लिए और 7.51% छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, चलिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 से अगर कंपेयर करते हैं 24-25 का, तो सर्वाधिक 47.90% होना अनुमानित है। ठीक है, स्थिर भाव पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद कितना है, 47.90% वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, मतलब ये हिस्सेदारी का बात करता है। अब देखते हैं वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, व्यापार है ना, व्यापार कौन से व्यापार में वृद्धि हुई और कौन से व्यापार में जो है कितनी कमी आई। तो सबसे ज्यादा किस व्यापार में वृद्धि हुई है और सबसे कम किस व्यापार में कमी हुई है ना, मतलब वृद्धि जो सबसे कम वृद्धि किस व्यापार में हुई है और सबसे अधिक वृद्धि किस व्यापार में हुई है। तो अगर 23-24 से कंपेयर करते हैं तो 24-25 में जो है ना, होटल एवं जल गृहपान, जो होटल वगैरह है ना, जहां नाश्ता सेंटर वगैरह होता है, उस व्यापार में जो है 14.6% का वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को एक भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, रुकने के लिए एक होटल की आवश्यकता होती है, तो होटल एवं जल गृहपान क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है। और सबसे कम अगर ग्रोथ जो देखने को मिला है वो रेलवे में माइनस में गया है, -7.38% का, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगर व्यापार में बात करें तो होटल एवं जल गृहपान में, और अगर हम रेलवे में बात करते हैं तो -7.38% की ग्रोथ हमको देखने को
मिलता है। प्रति व्यक्ति प्रचलित भाव के आधार पर 2024-25 के लिए हमेशा याद रखेंगे, कोई भी डेटा जो प्रचलित भाव पर अगर बात करता है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, ये प्रचलित भाव में बात हो रहा है ना, प्रचलित भाव में आय इनकम, तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कितना है, 1,62,870 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है, याद रखेंगे, तो 1,62,870 रुपये प्रति व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, और यही भारत के टर्म में अगर बात करते हैं तो 2,162,000 रुपये। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो देश का जितना भी जीडीपी है, ठीक है, उसको टोटल जनसंख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो 1,62,870 रुपये छत्तीसगढ़ के लिए और 2,162,000 जो है भारत के लिए, ये दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके लिए है, प्रचलित भाव के लिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान के लिए स्थिर भाव पर। ठीक है, अब याद रखेंगे एसजीडीपी की बात हो रहा है, क्योंकि राज्य लिखा है मतलब स्टेट जीडीपी के अग्रिम अनुमान 2024-25 के लिए देखते हैं। ठीक है, इसको अभी बताया आपको मैं कि 3,29,75,231 रुपया। ठीक है, अगर 23-24 से बात करते हैं तो 7.51% की ये वृद्धि हुआ है जीडीपी में, है ना। आपको बताया था कि 7.51% का जो है टोटल ग्रोथ आपको जीडीपी में देखने को मिलता है। अगर इसी को रुपये में बात करें तो 3,29,75,231 रुपये है। ठीक है, अब याद रखना इसमें कृषि के क्षेत्र में देखो, ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, और ये टोटल इसको इधर याद रखेंगे। ठीक है, 3,29,75,231, इसको बस आपको याद रखना है, क्योंकि ये रुपये की टर्म्स में नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाए तो आप केवल यही डेटा याद रखेंगे, एक कृषि का, दूसरा उद्योग का, तीसरा है सेवा का। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 5,16,00,000 है ना, 51,62,हजार, हाँ 51,62,082 रुपया ये। ठीक है, 1,47,17,167 रुपया ये है, और 10,84,00,000 10 करोड़, हाँ इसको आप देख लेना एक बार थोड़ा सा, 10 करोड़ के आसपास ये है। ठीक, तो ये 3 टर्म्स है, इसको भी आपको याद रखना है, बस केवल इतना को याद रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो 3,29,75,231 रुपये, बस इतना को ही याद रखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसको अभी रेयर है, अगर पूछ दिया एक आध बार तो बात अलग है, लेकिन रेयर रहता है ये, क्योंकि हर एक डाटा याद करना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार अनुमानित लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनुमान से आप एक दो बार देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में ये याद रहेगा। चलिए, तो राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर भाव पर देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र में कितना कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब देखो, अभी आपको बताया था कि कृषि के, देखो कृषि के क्षेत्र में 5.38% का वृद्धि हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है 6.92% का वृद्धि, और सेवा के क्षेत्र में 8.54% का वृद्धि आपको देखने को मिलता है। ये बात अभी मैं बताया था, ये क्षेत्रवार वृद्धि हुआ है 23-24 से अगर कंपेयर करते हैं तो। अब देखते हैं कौन से ईयर में कितना कितना ग्रोथ हुआ था और कब कमी आई थी। ठीक है, देखो कृषि एवं संबंध क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे कम जो ग्रोथ दिखाई थी कृषि जो है कौन से ईयर में, 2023-24 के त्वरित भाव है। इस त्वरित भाव, प्रावधिक भाव और अग्रिम अनुमान, इसको तो आप बस केवल अग्रिम अनुमान को याद रखेंगे 5.38%। ठीक है, अभी 23-24 से कंपेयर करते हैं 22-23 का, तो 5.38% का वृद्धि आपको देखने को मिलता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा देखो, आप 21-22 को अगर ध्यान रखते हैं, 21-22 को अगर ध्यान रखते हैं तो यहाँ कम वृद्धि देखने को मिला है। सबसे कम वृद्धि कब देखने को मिला, अभी 21-22 में। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि जो देखने को मिलता है वो 22-23 में। तो 21-22 का डेटा याद रखेंगे, 21-22 में सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है, 22-23 में जो है सबसे ज्यादा आपको वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। और 23-24 में यहाँ त्वरित है, 23-24 के लिए इसको याद रखना है। ठीक है, त्वरित भाव है ना, लेकिन वो लिखेगा तो 3.03 सबसे कम, अगर एकदम कम देखा जाए तो 23-24 में त्वरित है ये। ठीक है, तो 3.03, तो ये एक डेटा ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ष के साथ लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ 23-24, 21-22 में जो कितना है 4.51%, 22-23 में है 8.83%, और 23-24 में है 3.03, और 24-25 में है 5.38% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेम चीज उद्योग के लिए देखते हैं तो उद्योग में सबसे कम आपको देखने को मिलेगा 19-20 में, सर्वाधिक वृद्धि जो देखने को मिलेगा अभी 24-25 में 6.92% का। ठीक है, इस दो डेटा बस को आपको याद रखना है।
अब सेवा क्षेत्र में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगा 22-23 में। 22-23 में 11.31% का, और सबसे कम वृद्धि देखने को मिलेगा 20-21 में। कोरोना काल में ये जो है सेवा क्षेत्र बहुत बाधित हुआ था, -4.64% का। ठीक है, कोरोना काल में जो है सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि सभी यात्राएं, हवाई यात्रा हो, चाहे होटल हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीज बंद हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए सेवा क्षेत्र में कमी आपको केवल कोरोना काल में देखने को मिलता है, बाकी जगह जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको डेटा याद रखना है, 20-21 में -4.64% का, सबसे ज्यादा जो है 22-23 में 11.31 का, और वर्तमान समय अगर बात करें 23-24 में तो 8.54% का आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। अब जीडीपी में बात करते हैं, एसजीडीपी में, तो सर्वाधिक जो वृद्धि, देखो सर्वाधिक जो वृद्धि है अभी इसी वर्ष आपको देखने को मिलेगा 7.51% का, क्योंकि लगातार जीडीपी बढ़ रहा है। अब देखेंगे 21-22 से अगर कंपेयर करते हैं तो 20-21 में कोरोना काल में जीडीपी एकदम से गिरा था, -0.14% की कमी आई थी, है ना, इसको याद रखेंगे। तो माइनस में कब था, 20-21 में। इसको पूछा जाता है जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई थी, तो 20-21 में। सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई थी, तो 20-21 में, क्योंकि सेवा क्षेत्र बाधित हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव आपका एसजीडीपी में भी पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो 20-21 में ही सब जगह आपको कमी देखने को मिला है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो आपको बता दिया था कि 5.38% का वृद्धि कृषि में, 6.92% का उद्योग में, 8.54 का आपका सेवा में, और 7.51% आपको टोटल जीडीपी में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो होगा स्थिर भाव के लिए, इसको कंपेयर करते ही चलते, ये स्थिर भाव के लिए है। अब ये प्रचलित भाव के लिए, तो प्रचलित भाव के लिए देखते हैं। तो प्रचलित भाव में अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 9.27% का। हमेशा बताया हमें आपको, प्रचलित भाव में जब भी बात किया जाएगा वो वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा। तो ये 9.27% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में, प्रचलित भाव में। उद्योग के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है 9.22% का, 9.22% का। ठीक है, और सेवा के क्षेत्र में 13.43% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कृषि आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, से आपका उद्योग जो है उसके बाद सबसे ज्यादा अगर वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है सेवा क्षेत्र में। तो सेवा के बाद है आपका कृषि, और कृषि के बाद है उद्योग प्रचलित भाव में। लेकिन अगर हम बात करें स्थिर भाव में तो सबसे ज्यादा सेवा के बाद उद्योग के बाद है आपका कृषि, इसको अभी ध्यान रखना है। ठीक है, अब टोटल जीडीपी में बात करें प्रचलित भाव में तो 10.89% का ग्रोथ देखने को मिलता है, 10.89% ये प्रचलित भाव में। ठीक है, स्थिर भाव में 7.51% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्सेदारी के बारे में कि कौन सा क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी। अभी तो वो ग्रोथ देखने को मिला कि कौन सा क्षेत्र में 22-23 से कंपेयर करते हैं तो कितना कितना परसेंट का वृद्धि आपको देखने को मिलता है 23-24 में। अब जो है कितना कितना हिस्सा है, कृषि का कितना हिस्सा है जीडीपी में, उद्योग का कितना हिस्सा है जीडीपी में, सेवा का कितना हिस्सा है जीडीपी में। तो 24-25 में ये कौन सा है, स्थिर भाव। स्थिर भाव मतलब जो 11-12 को एक बेस ईयर मानते हैं ना, उससे कंपेयर करते हैं। तो 16.80% है ना, जो हिस्सेदारी है किसका है, वो कृषि का है जीडीपी में 16.80%। उद्योग का सर्वाधिक हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा 47.90%, है ना, इसको याद रखना, 47.90% उद्योग का, और सेवा का 35.30% आपको हिस्सेदारी देखने को मिलेगा इसका सेवा का। अगर प्रचलित भाव में बात करें तो ये ज्यादा रहेगा हमेशा, कृषि का 20.07%, ये प्रचलित भाव पे है, याद रखेंगे ये कौन से भाव पे है, प्रचलित भाव। तो कृषि का जो हिस्सेदारी है 20.07% है। ठीक है, उद्योग का कितना है तो 43.48% है, मतलब 43.48% का है उद्योग का, और सेवा का है 36.45%, और सेवा का कितना है 36.45%, 36.45% आपको ये जो है हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। ठीक है, जीडीपी में। तो दोनों डेटा को आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, प्रचलित भाव में और जो है स्थिर भाव में। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे, प्रचलित भाव में हमेशा ज्यादा रहेगा डेटा। ठीक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान 2023-24 के लिए त्वरित भाव के लिए बात कर रहा है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान 23-24 में हम देखते हैं कि क्या क्या कितना कितना जो है ग्रोथ हुआ था, और कितना कितना कौन से क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है उसको अपन जानते हैं 23-24 में। ठीक है, स्थिर भाव पे अगर बात करें, स्थिर भाव मतलब बेस ईयर लेते हैं 11-12 को, है ना, यही होता है स्थिर भाव, यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो 23-24 के लिए स्थिर भाव पर त्वरित अनुमान बाजार मूल्य में 3,06,71,211,
ठीक है 211। ये क्या है आपका जीडीपी, एस जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं 23-24 का एस जीडीपी, ठीक है, जो कि वर्ष 22-23 से कंपेयर किया जाएगा। 22-23 की तुलना में 7.31% कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि अंकुलित है, ठीक है। अपन इसको 22-23 से कंपेयर करते हैं 23-24 के लिए, और 24-25 के लिए जो है 23-24 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो वहां कितना था 3,29,00,000 है ना, यहाँ कितना है 3,06,00,000, ठीक है। वहां कितने का वृद्धि हुआ था 7.51% का, यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है आपका 7.31% का, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वो कितना था 3,29,75,000, ठीक है 231, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डेटा याद रखेंगे। ये देखो ये 23-24 के लिए है, ये 24-25 के लिए है। ये कितने के लिए है 24-25 के लिए है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यही लिख देता हूं मैं, ये 24-25 के लिए है, ठीक है। याद रखें ये 24-25 के लिए है, और ये जो है 23-24 के लिए, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ था, तो कृषि के क्षेत्र में 3.03% का, ठीक है। ये किसके लिए है 23-24 के लिए। अभी हम पढ़े थे किसके लिए 24-25 के लिए, किसके लिए पढ़े हैं 24-25 के, तो 24-25 के लिए कितना था 5.38%, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में 3.03% का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिला था आपको फसलों में, है ना, फसलों में बोलता हूँ, फसलों के लिए जो है 1.69% का वृद्धि हुआ था फसल के क्षेत्र में। मत्स्य के क्षेत्र में 12.01%, मतलब आपका सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है मत्स्य क्षेत्र में 12.01% का, ठीक है। सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है वानिकी में, सबसे कम वानिकी में 1.55% का, और दूसरा है पशु क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में 2.05% का वृद्धि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में बात करेंगे तो कृषि में 4 डेटा याद रखेंगे। फसल के लिए 1.69% का वृद्धि, मत्स्य के क्षेत्र में 12.01% की वृद्धि, और वानिकी के क्षेत्र में 1.55% की वृद्धि, और जो है पशुधन के क्षेत्र में 2.05% की वृद्धि देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब उद्योग के क्षेत्र में बात करते हैं, तो ओवरऑल उद्योग के क्षेत्र में 4.87% का वृद्धि है। तो वहां अगर हम बात करते हैं 24-25 में, तो 24-25 में कितना था 6.92% था, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उद्योग में बहुत सारे उद्योग आते हैं, तो इसमें विद्युत गैस, ठीक है, और जल प्रदाय के क्षेत्र में 4.20% का वृद्धि देखने को मिलता है। विनिर्माण के क्षेत्र में 1.36% का वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। निर्माण गतिविधियों में 6.94% का वृद्धि देखने को मिलता है, और खनन और उत्खनन क्षेत्र में 10.23% वृद्धि आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे। तो खनन उत्खनन का याद रखेंगे, ठीक है, और विनिर्माण का याद रखेंगे। तो विनिर्माण में 1.36% और खनन उत्खनन में 10.23% का वृद्धि आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में बात करते हैं, तो सेवा के क्षेत्र में अगर 24-25 में बात करें तो कितना वृद्धि देखने को मिलता है 8.54% का, ठीक है, ये 24-25 का। और 23-24 में कितना था 23-24 में 10.43% वृद्धि अंकलित है। यहाँ एक बात याद रखेंगे, इसका जो डेटा है ना हमको कौन प्रदान करता है, एनएसओ प्रदान करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसका डेटा जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। हम अनुमान नहीं लगाते, वहां से जो डेटा दिया जाता है उसको अपन जानते हैं, ठीक है। तो सेवा के क्षेत्र में याद रखेंगे, तो इसका डेटा एनएसओ देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 23-24 में 10.43% की वृद्धि अनुमानित है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 7.98% स्थावर संपदा, इसके स्थावर जो स्थायी संपदा, स्थावर संपदा इत्यादि के क्षेत्र हैं, जिसमें 4.84% वृद्धि हुई, याद रखेंगे, ठीक है। द्वितीय स्थान पे आता है व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, का हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना है 6.85% का, याद रखेंगे, ठीक है, होटल, व्यापार, रेस्टोरेंट का, जिसमें वृद्धि कितने का हुआ है 19.40% का वृद्धि आपको देखने को मिलता है। व्यापार वगैरह में जो वृद्धि सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, इस बार भी व्यापार ज्यादा रहा, आपको बताया मैं अभी 14% का, ठीक है। परिवहन, भंडार एवं संचार के क्षेत्र में जो वृद्धि देखने को मिलता है 6.99% की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो है 1-2 दिन में उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाए। वीडियो को आराम से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो पाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।